हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आपके अपने पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। प्यारे साथियों, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है मेडिकल साइंस की जिसके अंदर आप सभी को एक बात बताई जाएगी कि एक मेंटली अनहेल्दी इंसान जो होता है, उस मेंटली अनहेल्दी इंसान को हम कैसे पहचानें और जल्द से जल्द उसका कैसे ट्रीटमेंट करें। देखिएगा, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट यही रह जाती है कि जो मेंटली अनहेल्दी इंसान होता है वो पहचान में ही नहीं आता। ये एक गलत फहमी है कि जो मेंटली अनहेल्दी इंसान होते हैं वो डायरेक्ट आपके क्या होते हैं भाई, वो दिखने में कोई अजीब हरकत करेंगे, ऐसा नहीं है प्यारे साथियों। मेंटल इलनेस एक ऐसी प्रॉब्लम है, जनरली होता क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। ये जो आपकी आरोग्यम बैच जो चल रहा है, इस बैच के अंदर आपको सारी की सारी थ्योरेटिकल क्लासेस दे रहे हैं। मैं यहां आपको फंडामेंटल के साथ साथ साइकेट्री आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। साइकेट्री एक ऐसी ब्रांच है प्यारे साथियों जिसके अंदर हमें पहचानना है साइन एंड सिम्टम्स, और उन साइन एंड सिम्टम्स के जरिए हमें उनका ट्रीटमेंट करना है। साइकेट्री के अंदर या मेंटल हेल्थ नर्सिंग बोल सकते हैं, उसके अंदर आपको वेरियस प्रॉब्लम्स, दिमाग की प्रॉब्लम्स को समझना होगा। जनरली होता क्या है, हमने स्टार्टिंग की क्लास में आपको समझाया था कि हमारा एक शब्द होता है ब्रेन और एक होता है माइंड। ब्रेन और माइंड के अंदर अंतर सिर्फ ये होता है कि जो ब्रेन होता है वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है कि इतनी लेयर्स, इतना इसका मैटर होगा, तो वो सभी को कहलाता है ब्रेन। स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ब्रेन। बट जब बात आती है फंक्शनिंग की तो हम माइंड की कहते हैं। अगर किसी इंसान को, किसी मेंटली इल इंसान को पहचानना है तो आपको करना यह होगा कि उसके अंदर की विशेषताओं को जानना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम्स को जानना पड़ेगा। आज का टॉपिक इसी के ऊपर है, जो हम ये कहेंगे कि क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटली इल। अगर कोई इंसान मेंटली इल है तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम होंगे। देखिए प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि साइन एंड सिम्टम्स आपके जो होंगे वही बीमारी को डिनोट करेंगे। फ्यूचर में आपको सिजोफ्रेनिया, पर्सनालिटी, मूड डिसऑर्डर्स और बहुत सारी बीमारियां मैं पढ़ाऊंगा। तो इन बीमारियों के अंदर आपको ये जानना है कि कौन सी बीमारी में क्या सिम्टम है। जिन लोगों ने ये सिम्टम्स वाली क्लास को याद करते करते चले तो वो याद रखिएगा, आगे जाकर के वो पूरे के पूरे इन सिम्टम्स को आराम से पहचान सकेंगे। देखिए, एक मैं आपको यहां समझाता हूं, जो बच्चे नए हैं इस क्लास के अंदर उनको समझाता हूं। देखिए, एक मेंटली इल इंसान है, मान लीजिए कोई मेंटली इल इंसान है और एक काउंसलर है, यहां पर एक काउंसलर है। तो इन दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन क्या होगा कि काउंसलर जो होगा, काउंसलर कह सकते हैं, साइकेट्रिस्ट कह सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं। वो काउंसलर साइकेट्रिस्ट जो होंगे वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। क्या कंडक्ट करेंगे? इंटरव्यू। इंटरव्यू इतना प्यारा इंटरव्यू होना चाहिए कि जिससे कि क्या हो, पेशेंट अपने मन की बात करे। यहां पर हमें क्रिएट करना है आईपीआर। आईपीआर का फुल फॉर्म याद रखना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ऐसी रिलेशनशिप जो एक डॉक्टर, एक नर्स अपने पेशेंट के साथ रखती हैं, और उसका पर्पस जो होता है वो थेराप्यूटिक पर्पस होता है। थेराप्यूटिक का मतलब है इलाज का मकसद। ऐसा ना हो कि डॉक्टर और नर्स जो हैं इससे बात कर रहे हैं और इनका और कोई रिलेशनशिप बन रहा है, तो ये रिलेशनशिप नहीं। यहां सिर्फ और सिर्फ पर्पस जो होगा वो थेराप्यूटिक होता है। थेराप्यूटिक पर्पस, थेराप्यूटिक का मतलब इलाज का। अब देखिए प्यारे साथियों, ये काउंसलर क्या करेगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानने की कोशिश करेगा। सबसे पहले जैसे कि इसका नजरिया चेक करेगा, परसेप्शन, ये किन चीजों को पहचानता है या नहीं पहचानता। इसके थॉट्स को पहचानेगा। किसके पहचानेगा? थॉट्स को पहचानेगा। इसके इमोशन को पहचानेगा कि भैया रोना धोना है या टाइम पे रोता धोता है। इसकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है, मोटर एक्टिविटी, चुपचाप बैठा है या जंप कर रहा है, किस तरीके से। इसकी मेमोरी को पहचानेगा।
और भी चीजें कैरेक्टरिस्टिक पहचानता है। तो बेसिकली ये क्या करा, आपने पहली क्लास में आपने देखा कि मैंने आपको बताया परसेप्शन। ये काउंसलर इस पेशेंट से पूछेगा कि पानी का ग्लास दिखाएगा, बोलेगा ये क्या चीज है बताइए। वो एक पेन दिखा सकता है या कुछ पंखा दिखा सकता है, कोई भी एक ऑर्नामेंट दिखा सकता है और इससे पूछेगा। यदि ये किसी चीज को कुछ और बताने में लग रहा है, यानी कि जो नॉर्मल इंसान बता सकता है कि ये पेन है या कुछ और बता रहा है, तो ये काउंसलर ये डिसाइड करेगा कि इसको बीमारी डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन है। यदि पेशेंट के विचारों के ऊपर उसने बात करी कि आपके कुछ विचार बताइए, और वो बता रहा है कि अटम सटम विचार बता रहा है कि मुझे बार बार ऐसा याद आता है कि मेरा घर का ताला खुला हुआ है, ताला खुला हुआ है, तो वो काउंसलर ये डिसाइड करेगा कि इसके थॉट की बीमारी है, इसके विचारों के अंदर गड़बड़ी है। अगली, बैठा हुआ है काउंसलर, और बैठे बैठे काउंसलर इसको ये बोलता है कि आपके फादर की डेथ हो गई है पिछले 4 दिन पहले। अब ऐसी बात सुनकर के नॉर्मली एक इंसान क्या होगा, रोने धोने लग जाएगा। या अगर आपको यह बोला जाए कि आपका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है आज शाम को, तो पेशेंट क्या होना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए कि बहुत बढ़िया बात है, मैं तो खुश हो रहा हूं। यहां समझना कि अगर ऐसे नॉर्मल इमोशंस के अंदर भी कुछ वो रिएक्ट नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो ये नोट डाउन कर देता है कि इसके इमोशन में गड़बड़ी है। ऐसे ही वो बैठा बैठा ये बात देखता है कि पेशेंट चुपचाप शांति से बैठा है, या कुर्सी के ऊपर जंप कर रहा है, या हेलो 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 कर रहा है, तो ये सारी चीजें नोट करके वो बताता है कि कहीं ना कहीं इसके बॉडी के मूवमेंट्स में भी गड़बड़ी है, तो मोटर प्रॉब्लम है। याददाश्त पूछते हैं 2 साल पहले क्या हुआ था पता ही नहीं है, मेमोरी में भी प्रॉब्लम है। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, परसेप्शन, थॉट। आज मैं आपको बताता हूं डिसऑर्डर ऑफ इमोशन। डिसऑर्डर ऑफ इमोशन, जिसके वजह से हम पता कर पाएंगे कि पेशेंट को और फर्दर क्या प्रॉब्लम है। डिसऑर्डर ऑफ इमोशन। देखिए, सबसे पहली बात, इमोशन क्या होता है। डिसऑर्डर तो आप जानते हैं, किसी भी ऑर्डर का बिगड़ जाना डिसऑर्डर। पहली क्लास से आप देखते चलिए, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। यहां बात आई इमोशन की। देखिए, इमोशन का मतलब क्या होता है, एक मेथड होता है हम किसी चीज को एक्सप्रेस करने का। मान लीजिए, मान लीजिए कि 2 चीजें होती है, एक होता है बी ए और एक होता है टी। ठीक है, एक होता है बिहेवियर, अफेक्शन, ए फॉर अफेक्शन, और टी फॉर मतलब थिंकिंग। बिहेवियर, अफेक्शन और थिंकिंग, ये 3 चीजें प्यारे साथियों। अब इमोशन कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके सामने कोई अनजान इंसान आए, तो क्या आप उसको देखते ही लड़ने लग जाएंगे या गले लगा लेंगे? ऐसा नहीं होता। किसी भी इमोशन के पीछे सबसे पहला स्टेप होता है, पहला थिंकिंग होता है। मानिए मैं क्लास के अंदर आया, सबसे पहले आया, आते पहले मैं आप पे चिल्लाने लग गया, कैसे स्टूडेंट हो, क्या हो, फर्स्ट इंप्रेशन पे मैंने चिल्लाने लग गया, तो आपके दिमाग में एक नेगेटिव थिंकिंग आएगी। क्या आएगी भैया? नेगेटिव थिंकिंग आएगी। और जब नेगेटिव थिंकिंग आती है, अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, एक नेगेटिव थिंकिंग आई, तो क्या आप लोग उस मोहब्बत से बात करेंगे? दूसरे तरीके से लें कि एक क्लास में मैं गया, मैंने आपको पूरे अच्छे से मैंने बात करी, तो आपके अंदर थिंकिंग बनी, ठीक है ये सर अच्छे हैं। फिर आपके वही मन में आपके अफेक्शन आया, लगाव आया, और जब एक इंसान के लगाव आता है तो उसी प्रकार से वो बिहेव करता है। तीसरा काम क्या आता है भैया? तीसरा आता है बिहेवियर। तो देखो, ये बैट माने कि चमगादड़ कैसे बनी हुई है। एक इंसान की थिंकिंग सेट होती है सबसे पहले, किसी को इमोशन दिखाने से पहले। दूसरा उसका अफेक्शन, लगाव होता है। मान लीजिए किसी की सोसाइटी में डेथ हो गई, अब हमने उसके लिए थिंकिंग बनाई नहीं, हम जान ना पहचान, तुम हमारे मेहमान, तो हमने उसके लिए कोई थिंकिंग बनाई नहीं। और जब थिंकिंग नहीं बनाएगी और एक बॉन्ड नहीं बना, अफेक्शन नहीं बना, तो क्या आप बिहेवियर दिखाओगे? नहीं दिखाओगे। तो इमोशन क्या चीज है? इमोशन होता है द वे यू एक्सप्रेस
योर अफेक्शन, द वे यू एक्सप्रेस योर इमोशन, कैसे आप इमोशन को एक्सप्रेस करोगे। और जब किसी के इन इमोशंस को एक्सप्रेस करने में दिक्कत आ जाए तो डिसऑर्डर ऑफ इमोशन हमें पढ़ना होगा। अब देखिए, जो लोग होते हैं ना, उनमें कैसे कैसे डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला मैं एक टर्म लेकर के आता हूं, उस टर्म को कहते हैं, पहली टर्म है एपैथी। ये टर्म्स याद रखिएगा। पहली टर्म आई एपैथी। एपैथी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ अफेक्शन, किसी के प्रति आपका कोई लगाव नहीं है। जनरली हमें लगाव होता है, मान लीजिए कोई चीज हमारे घर में 2 दिन 3 दिन या 5 दिन हमारे पास रही, तो हमारा उसके प्रति कोई ना कोई लगाव होगा। हो सकता है अच्छा लगाव हो सकता है बुरा लगाव हो, बट लगाव होता है। बट जिन लोगों में, मान लीजिए कुछ साइकेट्रिक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ चीज देंगे या कुछ बात करेंगे या किसी चीज से, पहले उस चीज से उसको लगाव था बट आगे जाके लगाव नहीं है। तो अफेक्शन का मतलब एब्सेंस ऑफ, अफेक्शन का मतलब कह सकते हैं, एपैथी का मतलब क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स, एक भावनाओं का एब्सेंट होना। क्या कहलाता है भैया, एब्सेंट ऑफ फीलिंग्स का, कि पेशेंट के सराउंडिंग में कोई मरे कोई जिए उसको कोई फीलिंग नहीं है। एपैथी, एपैथी का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ फीलिंग, एब्सेंस ऑफ फीलिंग इन अ, इन अ साइकेट्रिक पेशेंट, एब्सेंस ऑफ फीलिंग इन अ साइकेट्रिक पेशेंट, कि पेशेंट के अंदर कोई फीलिंग नहीं है, इसी को क्या कहते हैं, एपैथी कहते हैं प्यारे साथियों। एपैथी का मतलब है एब्सेंस ऑफ फीलिंग, कोई भावना नहीं है। तो इंसान होने के नाते आप में भावना होती है, अच्छी हो या बुरी हो भावना होती है, बट कईयों के दिमाग में कोई भावना नहीं है और बिल्कुल रोबोट की तरह काम कर रहे हैं, बिल्कुल कोई बिना भावना के, इसको कहते हैं एपैथी। सेकंड, एक और टर्म आती है जिसको कहते हैं ग्रीफ। देखिए, शब्द आया ग्रीफ, और एक और शब्द आपको बोलेंगे मॉर्निंग। क्या शब्द भैया, मॉर्निंग। तीसरा शब्द क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। दो शब्दों में अंतर समझना, मॉर्निंग और ग्रीफ। ग्रीफ और मॉर्निंग में क्या अंतर होता है ना। तो ग्रीफ का मतलब क्या होता है समझिएगा, जब किसी इंसान की डेथ हो जाए या किसी इंसान का कुछ पार्ट लॉस हो जाए, माने कि उसकी प्रॉपर्टी का लॉस हो गया या कुछ सामान का लॉस हो गया, तो उसको जो दुख होता है, अंदर से दुख होता है, सिर्फ मैं दुख की बात कर रहा हूं, वो दुख को तो हम कहेंगे ग्रीफ। मान लीजिए किसी के पिताजी की डेथ हो गई या परिवार में किसी की डेथ हो गई और उस इंसान को उस चीज को लेकर के दुख है, इस दुख को कहते हैं ग्रीफ। और जब वो इंसान उस दुख को बॉडीली लैंग्वेज के द्वारा रो रो करके एक्सप्लेन करता है, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, मुझे दुख है, ये तो ग्रीफ है, और मैं उस दुख में रो रहा हूं, मैं चीख रहा हूं, मैं चिल्ला रहा हूं, इसको कहते हैं मॉर्निंग। क्या कहते हैं, ये गुड मॉर्निंग वाला नहीं है, ये मॉर्निंग वाला है। क्या है भैया, मॉर्निंग का मतलब है हमारे दुख को हम बॉडी के द्वारा, बॉडीली एक्सप्रेशंस के द्वारा रो धो करके दिखा रहे हैं, मॉर्निंग कहलाएगा। तो पहला क्या होता है भैया, ग्रीफ। इट इज द इमोशन, it is the emotion after the loss of person, loss of person और थिंग। ये सिर्फ वो भावना है
ये सिर्फ वो भावना है जो एक इंसान के या सामान के लॉस होना हो जाने के ऊपर आती है, उसको कहते हैं ग्रीफ। थर्ड मैंने आपको बताया मॉर्निंग, कि मॉर्निंग का मतलब है नुकसान हो गया और उस नुकसान की भावना, इमोशंस को हम बॉडीली लैंग्वेज के द्वारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, तो इसी वजह से इसको कहते हैं मॉर्निंग। इट इज द इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ it is the expression of loss through your through body expression. Body expression is called mourning, is called mourning. Example, crying. एग्जाम्पल क्राइंग। तो मॉर्निंग का मतलब क्या है? किसी भी एक इमोशन का अपने बॉडीली लैंग्वेज के द्वारा दिखलाना मॉर्निंग कहलाता है। तीसरी बात के ऊपर आते हैं हमारा, चौथी बात के ऊपर आते हैं वो शब्द, ये डेफिनेशन, ये जो आपको मैं शब्द बता रहा हूं, इसी के ऊपर आपके साइकेट्री में सवाल बनते हैं। जिन लोगों ने ये क्लासेस देखते चले गए और याद करते जाइएगा, उन सबको ये सारे इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। अगला शब्द आता है एम्बीवैलेंस। क्या साथियों? एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस शब्द का मतलब है एक पेशेंट, वो पेशेंट क्या करेगा पर्टिकुलर इंसान के प्रति, या तो देखो अगर मैं, कोई मेरा फ्रेंड है तो मैं उसके प्रति क्या करूंगा, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं अच्छी भावना रखूंगा, मुझे कोई अगर बुरा लगता है तो मैं बुरी भावना लगूंगा। यहां पर साइकेट्रिक पेशेंट क्या करते हैं, एक इंसान है, उस इंसान के प्रति उसको अच्छा भी लगेगा, अरे यार वाह कितना नेक इंसान है, और उसी इंसान के प्रति थोड़ी देर में अरे कितना बुरा इंसान है यार ये, फिर थोड़ी देर बाद लगे अरे यार बहुत अच्छा इंसान है ये, अरे यार ये फिर ये बेकार इंसान है। समझिएगा, एक पर्टिकुलर इंसान के प्रति यदि दो अपोजिट फीलिंग का होना हो, उसी को एम्बीवैलेंस कहते हैं। एक इंसान या तो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, बट वो 5-5 मिनट में कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कभी अच्छा है, बुरा है। तो ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है पेशेंट की। ठीक है, तो एम्बिवैलेंस का मतलब कि दो अपोजिट फीलिंग्स का होना एक पर्टिकुलर इंसान के प्रति। इट इज अ कंडीशन इन विच it is a condition in which a person has two opposite feelings, for a single individual। ठीक है, जैसे कि एक इंसान, मान लीजिए एक चाइल्ड है, वो पेशेंट है, तो पेशेंट चाइल्ड लव्स एंड हेट हिज फादर। एक बच्चा अपने पिताजी का प्यार भी करता है और नफरत भी करता है, इसको कहते हैं एम्बीवैलेंस। बट ये साइकेट्रिक, ये नॉर्मल कंडीशन है, बट साइकेट्रिक कंडीशन में एक पेशेंट हुआ, वो अपने पिताजी को प्यार भी करता है, नफरत दूर भी भगाना चाहता है, फिर चाहता है अरे पापा पास आइए, फिर दूर भगाता है, इसी को कहते हैं एम्बीवैलेंस। तो ये गड़बड़ी कहाँ है? आपकी भावनाओं में गड़बड़ी, इमोशंस में गड़बड़ी है। अगला एक और टर्म आपको समझाता हूं इमोशंस के अंदर। पांचवा टर्म जो है उसको कहते हैं ब्लंट इमोशन। ब्लंट इमोशन, ब्लंट इमोशन समझिएगा साथियों। ब्लंट इमोशन का मतलब क्या होता है? ब्लंट का मतलब होता है एक चाकू की धार खत्म हो जाए, चाकू भौंदा हो जाता है, बिल्कुल है ना, जिससे सब्जी नहीं कट सकती। तो इस तरीके के इमोशन को कहते हैं ब्लंट। अब ब्लंट इमोशन का मतलब क्या है कि मैं अगर किसी को बोलूं कि आपको 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी है,
तो पेशेंट को मैं जब ये बोलूंगा तो पेशेंट क्या होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा आपके घर में किसी की एक्सीडेंट हो गया है, उसका इमोशन एक्सप्रेशन ऐसे रहेगा, ठीक है। प्यारे साथियों, नॉर्मली इंसान को अगर बोलोगे 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, तो उसका दिमाग ऐसे हवा में उड़ने लग जाएगा, और वो भी हवा में उड़ने लग जाएगा खुशियों के मारे। बट यहां हो क्या रहा है, ब्लंट इमोशन का मतलब है उसके इमोशन के अंदर इमोशन डिक्रीज हो गए हैं, बिल्कुल सडन डिक्रीज हो गए हैं। ना वो खुशियां एक्सप्लेन कर सकता है, ना दुख को मान सकता है। तो यहां इमोशन में, ब्लंट इमोशन में देयर इज अ there is a sudden fall, sudden fall in the there is a sudden fall in the emotion of patient that he cannot that he cannot express complete joy complete joy or neither sadness। ना तो वो अच्छे से खुशियां मना रहा है, ना वो दुख मना रहा है। वो सिर्फ खुशी के टाइम पर बोल रहा है ठीक है, हल्का सा हंसेगा ठीक है, दुख के टाइम पे ठीक है, बस इतना ही इमोशन आता है। यही कहलाता है ब्लंट इमोशन। क्या कहलाता है? ब्लंट इमोशन। अगला एक और कंडीशन आती है, उस कंडीशन को कहते हैं आपका छठी कंडीशन, आई थिंक छठी है, सिक्स्थ कंडीशन जो है वो कंडीशन आपकी कहती है इनकॉन्ग्रुइटी। इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इमोशन, इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इमोशन। भैया एक साइकेट्रिक पेशेंट, उसके अंदर अगर किसी पेशेंट में इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इमोशन है, उसको कभी भी आप अपनी बर्थडे पार्टी में मत बुलाना। इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इमोशन में, जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं, एग्जाम्पल तो क्या, एक इंसिडेंस आपको बताता हूं। एक पेशेंट एक पेशेंट था, उस पेशेंट को बर्थडे पार्टी में उसके दोस्त ने बुलाया। ये जो पेशेंट होते हैं इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ मूड वाले, ये पेशेंट क्या करते हैं, जैसे ही बर्थडे पार्टी में गए सबने उसको विश करने का चालू किया, हैप्पी बर्थडे टू यू। और वैसे ही एकदम से इस पेशेंट में क्या हुआ, ये चीखने लग गया, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो याद रखना, इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इमोशन का मतलब होता है कि पेशेंट जिस कंडीशन में जो बर्ताव करना था उसके अपोजिट बर्ताव करेगा। किसी की डेथ हो गई तो वहां पर जाकर के तालियां बजाएगा, खुश हो जाएगा, वाह वाह क्या बहुत बढ़िया काम हो गया। किसी का बर्थडे पार्टी है, मैरिज है, तो उस मैरिज में जाकर के चीख चीख करके रोएगा, सिर पकड़ के रोएगा। इसी को कहते हैं इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इमोशन। एनवायरमेंट के अपोजिट इमोशन दिखाता है ये साइकेट्रिक पेशेंट। तो यहां इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इमोशन का मतलब है इन this type the patient show in this type the the in this type the patient shows opposite emotion opposite emotion opposite emotion of the environment। In this type the patient show opposite emotion of the environment। environment से opposite reaction दिखाना, इसको कहते हैं इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इमोशन। एग्जाम्पल देता हूं, क्राइंग इन बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी चल रही है और वहां जाकर के रो रहा है, भैया चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो ऐसे को मत इनवाइट करना, इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इमोशन हो। अगला आता है आपका जिसको कहते हैं सातवां, इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस ऑफ इमोशन। इनकॉन्टिनेंस ऑफ इमोशन, अगला है इनकॉन्टिनेंस ऑफ इमोशन। देखिए इनकॉन्टिनेंस ऑफ इमोशन वाले पेशेंट कौन से होते हैं,
कि आप उनसे बात कर रहे हैं नॉर्मली, और भाई कैसे हैं, तो वो भी आपसे नॉर्मली बात करेंगे, जी मैं बहुत अच्छा हूँ, स्माइल करते हुए, ऐसे स्माइल करते हुए बात करेंगे, जी मैं बहुत अच्छा हूँ, परिवार में भी सब कुछ अच्छा है। फिर एकदम से बोलेंगे तू ऐसा कैसे बोल रहा है मुझसे, मेरे से लड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो यहां आप देखिए, स्माइल करते करते बात कर रहे हैं और एकदम से वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, गुस्सा करने लग जाएंगे, क्यों ऐसे बात कर रहे हो मुझसे, इस तरीके से क्यों हो रहे हो। याद रखना, इनकॉन्टिनेंस ऑफ इमोशन, जैसे इनकॉन्टिनेंस आपने सुना होगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, कभी सूखा था तो एकदम से गीला हो गया पेशेंट, वैसे ही एकदम से नॉर्मल बात कर रहा था, गुस्से में आ जाएगा, गुस्से में बात करता करता पैरों में पड़ जाएगा, आपसे बात करने लग जाएगा स्माइल करते हुए। तो सडनली जो इमोशन का चेंज होना, तुरंत तुरंत इमोशन का चेंज होना, इसको कहते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ इमोशन, है ना। सडनली एब्रप्टली एकदम से इमोशन का चेंज होना। जैसे अपरिचित मूवी देखी थी आपने, अपरिचित मूवी के अंदर क्या करते हैं, एकदम से वो एक लड़का है, फिर उसके बाद एकदम से चेंज हो जाएगा, अच्छा वो इमोशन चेंज, एकदम से गुस्से वाला इमोशन, वैसे ही इमोशंस का चेंज होना। इट इज अ इट इज अ कंडीशन इट इज अ कंडीशन इन विच इट इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन या अ पेशेंट emotion gets emotions get changed get changed suddenly and abruptly. It is a condition in which सिम्टम, जो इमोशन होते हैं वो सडनली चेंज हो जाएंगे। बात कर रहा है हंसते हुए, एकदम से गुस्से में आ जाएगा, गुस्से में बात कर रहा है आपसे मोहब्बत में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, इनकॉन्टिनेंस ऑफ इमोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ इमोशन। एक और आपका होता है जिसको हम डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे, जो आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। अगला आपको एक डिसऑर्डर में पढ़ाते हैं जिसको कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ मूड। साथियों, डिसऑर्डर ऑफ मूड भी समझिएगा। डिसऑर्डर डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी, ये और समझिए, जिससे आपको और उस पेशेंट के बारे में आपको समझ में आएगा। तो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, इमोशन के बारे में पढ़ा कि इमोशन में गड़बड़ी हो तो हम उसको क्या कह सकते हैं। अब देखिए, पेशेंट को सामने बिठा रखा है और मान लीजिए डॉक्टर के सामने वो कुर्सी पे ऐसे बैठा बैठा जंप कर रहा है, या मैंने उसको खड़ा किया तो खड़े खड़े वो ऐसे क्लास में जंप करने लग गया, या फिर हमने बोला भैया सीधे खड़े हो, सीधे खड़े होने की जगह वो घूम रहा है इस तरीके से, है ना। कई बार आप पेशेंट को देखेंगे ऐसे हाथ करके चील गड़ी बनने लग जाते हैं। यहां पर कंडीशन, हम उसके बॉडी के मूवमेंट्स को देख रहे हैं। पहली बात, सबसे पहला सिम्टम जो आता है उसको कहते हैं एकाथीसिया। क्या कहेंगे प्यारे साथियों, यही चीजें अगर आप नोट करने लग जाएं, आप साइकेट्रिस्ट बन जाएंगे, ठीक है। और यही चीजें अगर आप करने लग जाएं तो आप साइकेट्रिक में आ जाएंगे, पढ़ने में आ जाएंगे, पढ़ने में मतलब आपका एग्जाम्पल बन जाएगा, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे आप, ऐसे सिम्टम दिखाएंगे तो प्यारे साथियों, यहां पर हमें साइकेट्री पढ़नी है, तो इसको याद रखो, एकाथीसिया। एकाथीसिया का मतलब क्या होता है, पेशेंट को हम बोलें बैठ जाओ तो बैठने की जगह वो जंप करेगा इस तरीके से, माने कि उसके अंदर एक बेचैनी होगी। खड़े होने की बोलेंगे, अगर हम नॉर्मल इंसान को बोलते हैं खड़े हो जाओ तो वो खड़े होगा इस तरीके से, तो वो खड़ा हो रहा है, तो बट इनको बोलेंगे तो वो ऐसे खड़े में भी जंप कर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, तो इसको कहते हैं एकाथीसिया। इट इज अ इट इज अ मोटर डिसऑर्डर it is a motor disorder in which a person, in which a patient cannot cannot sit or lie sit or lie in a comfortable position, in a comfortable position, always show restlessness,
ऑलवेज शो रेस्टलेसनेस। तो एकाथीसिया का मतलब आपने समझ गया, बैठने को बोले तो वो जंप कर रहा है, जंप करने को खड़े होने को कहा तो वो डांस कर रहा है, तो मतलब बेचैनी है उसके शरीर में, चुपचाप नहीं बैठ पा रहा, उसको कहते हैं एकाथीसिया। क्या कहते हैं? एकाथीसिया। अगली टर्म आपकी आती है सेकंड मोटर डिसऑर्डर जो आता है मेरे प्यारे साथियों, उसको कहते हैं इकोलेलिया। इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब बहुत ज्यादा एम्स में, सीएचओ में, नॉर्थ सेट सब में पूछा जाता है इकोलेलिया। साइकेट्री का फेवरेट क्वेश्चन है साइकेट्री के अंदर, इकोलेलिया क्या होता है। देखिए, एक पेशेंट के सामने आप गए जिनको ये मोटर डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम और इकोलेलिया वाली प्रॉब्लम है, तो इकोलेलिया का मतलब होता है जिन पेशेंट में इकोलेलिया होता है तो उनके सामने आप सुबह पहले कोई भी शब्द बोल दो, हेलो, तो वो दिन भर क्या बोलते रहेंगे? हेलो 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 हेलो। तो यही अगर किसी चीज को रिपीट करते रहे पेशेंट, एक पैरट की तरह, एक तोते की तरह रिपीट करता रहे, उसको इकोलेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब क्या है? कि पेशेंट किसी बात को लेकर के रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। समझ में आई आपको? इकोलेलिया का मतलब तोते की तरह बोलते रहना। तो जनरली हमने ऐसे पेशेंट देखे कि जो पेशेंट को अपन ने कर दिया, अगर जैसे जाते जाते बाय कर दिया, बाय, तो वो करते नहीं, बाय बाय बाय, आप आ भी रहे हो तो बाय 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 बाय, तो ऐसे बार बार बोलते रहने वाले पेशेंट को कहते हैं इकोलेलिया। इट इज अ मोटर डिसऑर्डर, motor disorder in which a patient repeat the repeats repeats the words of others, repeat the words of others। एग्जाम्पल, अगर आपने कह दिया बाय, तो वो क्या करेगा? रिपीट करता रहेगा, बाय बाय बाय। आपने कह दिया हाय, कह दिया तो हाय कहता रहेगा, हाय हाय, तो दिन भर बोलता रहेगा एक ही शब्द को पकड़ के, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलेगा, वो बाय 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 करता रहेगा। इस तरीके के पेशेंट को कहते हैं इकोलेलिया वाले। तीसरा पेशेंट आता है, तीसरा पेशेंट आता है जिसको कहते हैं इकोप्रैक्सिया का पेशेंट। इकोप्रैक्सिया। देखिए, इकोप्रैक्सिया की कंडीशन क्या होती है? इकोप्रैक्सिया की कंडीशन होती है, मान लीजिए मैं गया किसी पेशेंट के पास और उस पेशेंट को मैंने बोला बाय, और ऐसे के ऐसे ही कर दिया बाय, तो अगर वो पेशेंट सिर्फ आपकी बात को कॉपी कर रहा है, वो बोल रहा है बाय 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 बाय, ये तो कहलाता है इकोलेलिया। बट वो पेशेंट अगर ऐसे कर रहा है बाय 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 बाय, ठीक है, हाथ का मूवमेंट कर रहा है, बॉडी मूवमेंट कर रहा है, मान लीजिए सिर्फ आपने कहा था ऐसे कर रहे थे, तो वो दिन भर ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही कर रहा है। तो अगर कोई पेशेंट किसी का बॉडी मूवमेंट को कॉपी करके रिपीट करता है, उसको इकोप्रेक्सिया। अगर वो बोलता है, वो इकोलेलिया कहलाता है। तो इकोप्रेक्सिया में क्या करता है? जैसे आप करोगे वैसा ही कॉपी कर लेगा, दिन भर ऐसे ऐसे करता रहेगा, ऐसे करता रहेगा, तो इसको क्या कहते हैं? इकोप्रेक्सिया। इट इज अ it is a motor disorder in which a person repeat the repeat the expression या फिर इमोशन, या फिर सॉरी, एक्सप्रेशन या मूवमेंट ऑफ अदर पर्सन, ऑफ अदर पर्सन। तो यहां इकोप्रेक्सिया में एक इंसान एक्सप्रेशन या मूवमेंट को कॉपी करे, जैसे कि अब आपसे ऐसे पूछेंगे, एक पेशेंट है वो बोल रहा है बाय बाय बाय, तो सिर्फ बोल ही तो रहा है ना, इसको कहते हैं इकोलेलिया। पेशेंट ने क्या किया? ऐसे ऐसे कर रहा है, बोला नहीं, ऐसे ऐसे कर, इकोप्रेक्सिया। अब पेशेंट क्या बोल रहा है? बाय 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 बाय।
अब आप बाय बाय बोल भी रहा है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स हो रहा है, इकोलेलिया भी हो रहा है साथ में, और यहाँ इस तरीके से हाथ का मूवमेंट भी हो रहा है, इकोप्रेक्सिया। तो दोनों चीजें हो रही है। यहाँ समझिएगा आपको कि इकोप्रेक्सिया में सिर्फ बॉडी के मूवमेंट को कॉपी करता है, इकोलेलिया में शब्दों को कॉपी करता है। और जब दोनों चीजें कर रहा है, बाय बाय बोल भी रहा है, कर भी रहा है, तो इकोलेलिया इकोप्रेक्सिया दोनों हो रहा है। अगला टर्म आता है, चौथा टर्म, ये टर्म है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, या दूसरे शब्द में कहते हैं कैटाटोनिक पोस्चर, या हम कह सकते हैं कैटालेप्सी। ये तीन शब्द आपको बोल देंगे। और एक और कहलाता है स्टीरियो टाइप पोस्चर। देखिए यहां क्या क्या बोला गया, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, कैटाटोनिक पोस्चर, कैटालेप्सी और स्टीरियोटाइप पोस्चर। यहां ये आपसे पूछ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा इसमें क्या होता है। कैटाटोनिक पोस्चर या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, एक पेशेंट मोम के पुतले की तरह बन जाएगा। सच में नहीं बनता है, उसके दिमाग में ऐसे हो जाता है। मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो पेशेंट क्या करेगा, ऐसे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के एक टांग के ऊपर खड़ा हो जाएगा और सूरज की तरफ ऐसे देखता रहेगा। ठीक है, ऐसे देखता रहेगा। अब वो क्या हो गया है, वो मोम के पुतले के उसके दिमाग में आ गया ये वाला, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने क्या किया, एक टांग पर खड़ा हुआ है और वो सूरज की तरफ ऐसे देख रहा है। अब जब सूरज की तरफ देख रहा है तो आंखों में से पानी आता जा रहा है। अब मैं जाकर के उसको ऐसे हिलाऊंगा तो वो ऐसे नहीं कि दूसरा पैर जमीन पे टेक लेगा या नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप उसको जाके धक्का भी दोगे तो वो ऐसे के ऐसे 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 जाकर के पूरा का पूरा यूं नीचे गिर जाएगा, मोम के पुतले की तरह गिर जाएगा। बट वो अपना पोस्चर चेंज नहीं करेगा। तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक साइकेट्रिक पेशेंट लंबे समय तक सेम पोजीशन या पोस्चर में बना रहेगा। इसी को वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। इट इज अ कंडीशन इन विच it is a condition in which a patient assume a single posture for long time, like a statue, एक पेशेंट मोम के पुतले की तरह बन जाएगा। उसको वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, कैटाटोनिक भी कह सकते हैं, कैटालेप्सी भी कहते हैं, स्टीरियोटाइप पोस्चर भी कहते हैं। तो मोम के पुतले की तरह अगर बैठ गया तो बैठ गया, उठ गया तो उठ गया, एक पैर पे खड़ा है तो एक पैर पे, सो गया तो सो गया, ऐसे सो रहा है तो ऐसे ही सोता रहेगा भाई। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। अगला एक और साइन एंड सिम्टम बताता हूं प्यारे साथियों। अगला पांचवा जो साइन एंड सिम्टम होता है, ठीक है, पांचवा साइकेट्री का साइन एंड सिम्टम जो होता है उसको कहते हैं कंपल्शन। कंपल्शन कंपल्शन का मतलब क्या होता है, एक पेशेंट, आप जनरली पढ़ेंगे, एक बीमारी पढ़ाऊंगा जिसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को ऑब्सेशन भी होता है और ऑब्सेशन के साथ साथ कंपल्शन भी होता है। अब समझा ना ऑब्सेशन और कंपल्शन क्या होता है। ऑब्सेशन का मतलब है, मैंने आपको बताया था, एक विचार का, एक थॉट का दिमाग में आना, एक थॉट का लगातार दिमाग में आना। मेरे दिमाग में आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, सिर्फ दिमाग में आया हाथ गंदे हैं। तो ऐसा थॉट का दिमाग में आना बार बार आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये मुझे घबराहट पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, घबराहट पैदा कर रहा है कि मेरे हाथ गंदे, मेरे हाथ गंदे। अब मैं इस घबराहट, इस ऑब्सेशन को मिटाने के लिए हाथ धोने जाऊंगा और अच्छे से हाथ धोऊंगा। तो ये जो मैंने थॉट आया था, उसके बाद जो एक्शन परफॉर्म किया, फिर मैं वापस आया, मेरा हाथ गंदे, दिमाग में थॉट आया, रिपीट हुआ, ऑब्सेशन हुआ।
फिर मैं उसको एंजाइटी को कम करने हाथ धोने जाऊंगा। तो ये बार बार मैं हाथ धोने जो जा रहा हूँ, एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, इसको कंपल्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपल्शन का मतलब है एक्शन, जो रिपीट एक्शन कर रहे हैं ना, बार बार हम अपनी घबराहट को कम करने के लिए एक्शन करते हैं, उसको कंपल्शन कहते हैं। तो यहां समझिएगा, इट इज अ, कंपल्शन का क्या मतलब है? इट इज अ, इट इज अ कंडीशन इन विच, condition in which a person does repetition does repetition of action to decrease anxiety, to decrease anxiety। रिपीटेशन ऑफ एक्शन, बार बार हम हमारे घबराहट को कम करने के लिए एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसी को कहते हैं कंपल्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपल्शन। इसके बाद प्यारे साथियों अगला जो शब्द आता है, पांचवा शब्द, जिसको कहते हैं नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म का मतलब क्या होता है? पेशेंट को मैं बोलूंगा बैठ जाओ कुर्सी पे, तो वो क्या करेगा? जमीन पे लेट जाएगा, नेगेटिव करेगा, उल्टा करेगा। आप बोलोगे खड़े हो जाओ, तो वो कुर्सी के ऊपर बैठ जाएगा। आप बोलोगे यहां से वहां चलो, तो वो पीछे चलेगा। समझ में आ रही है? आप बोलोगे भैया पीछे चलो, तो वो आगे चलने लग जाएगा। आप बोलोगे राइट हैंड ऊपर करो, तो वो लेफ्ट हैंड ऊपर करेगा। नेगेटिविज्म का मतलब होता है जो आप ऑर्डर दोगे उसके अपोजिट में वो परफॉर्म करेगा। इट इज अ कंडीशन इन विच, it is a condition in which a patient, in which a patient perform, in which a patient perform opposite of, opposite of order given। जो ऑर्डर देंगे उसका अपोजिट परफॉर्म करना, उसको कहा जाता है नेगेटिविज्म कहा जाता है। नेगेटिविज्म के बाद आपका अगला जो टर्म आती है वो कहलाती है साथियों टिक, टिक डिसऑर्डर। टिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है? टिक आपने देखा होगा, कई लोग होते हैं, जो लोग क्या करते हैं बैठे बैठे, ठीक है, वो कई लोग क्या करते हैं, जैसे कई लोग होते हैं उनके आईब्रोज जो होती है वो इस तरीके से ऑटोमेटिक, आंखें इस तरीके से फड़फड़ाने लग जाती है, ठीक है। और उनका कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे गला इस तरफ से साइड से जंप करने लग जाता है, शोल्डर जो होता है कई बार ऐसे ऐसे जंप करता है। तो ये ऑटोमेटिक मूवमेंट्स का होना, अनकॉन्शियसली एक मूवमेंट का परफॉर्म होना, उसको टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कई लोग होते हैं, वो कई लोग जैसे आंख में प्रॉब्लम होती है तो आंख मारते रहते हैं, ऐसे आंख मूव करते रहते हैं, ठीक है। कई लोग होते हैं जिनके गले में ऐसे होती है तो गले की मसल्स ऐसे मूव करती रहती है, ऐसे शोल्डर में दिक्कत होती है, शोल्डर, कभी कभी हाथ किसी का ऐसे अपने आप हिलता रहता है, तो हम बोलते हैं ना यार हाथ क्यों हिला रहा है, तो ये क्या है उनको पता नहीं है, बट ऑटोमेटिक बॉडी के पार्ट जो है वो मूवमेंट दे रहे हैं, इसको कहते हैं टिक डिसऑर्डर। इन दिस टाइप, इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन देयर इज automatic movement of body part, body part, in this there is a automatic movement of body part unconsciously, unconsciously ऑटोमेटिक बॉडी पार्ट का मूवमेंट होना अनकॉन्शियसली, उसको टिक डिसऑर्डर कहा जाता है। टिक डिसऑर्डर के बाद आपका एक और सातवां, एक और आपको साइन एंड सिम्टम बताता हूं, जिसको आपने सलमान खान के अंदर देखा है, मैनरिज्म। जी हाँ, ठीक है, सलमान खान में देखा है आपने। मैनरिज्म का मतलब क्या होता है? कि एक इंसान कुछ ऐसा हरकत प्रेजेंट करता है जिसका कोई सिग्निफिकेंट हो। जैसे सलमान खान को आप देखोगे तो आप वो नाक को इस तरीके से टच करता है, ठीक है, इस तरीके से टच करेगा। अब इस तरीके से टच कर रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा को आप देखोगे तो इस तरीके से गले को टच करते हैं, ठीक है। कई लोगों को आप देखोगे ऐसे ऐसे करते रहते हैं बैठे बैठे
ऐसे करेंगे। ये मैनरिज्म का मतलब क्या होता है, कई लोग जो होते हैं वो ऑटोमेटिक उनका हाथ जो होता है इस तरीके से नाक के ऊपर जाएगा, बट हम क्या समझेंगे, एक सामने वाला देखने वाला समझेगा यार नाक के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। वो ऐसे, कई लोग ऐसे टच करते हैं, कई लोग अपने बालों को बार बार ऐसे करने लग जाते हैं, क्या करने लग जाते हैं, बार बार ऐसे करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि यार इसका कोई सिग्निफिकेंट, बट वो अनकॉन्शियसली उनकी आदत बन जाती है कोई बॉडी पार्ट को टच करने की। तो इस तरीके की हरकत हो जो आपके अनकॉन्शियस हो, बट कोई सिग्निफिकेंट आपको, एक सामने वाले को ऐसा लगे यार कुछ जरूरी काम था इस वजह से कर रहा है, तो उसको कहते हैं मैनरिज्म। It is a condition in which it is a condition in which a person does a movement which is significant, for the others, एक इंसान का क्या हो जाना भैया, कोई ऐसी हरकत करना जिसका कोई सामने वाले को ऐसा लगे कोई सिग्निफिकेंट जरूरी है, उसको कहा जाता है आपका मैनरिज्म कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है, मैनरिज्म कहा जाता है। तो ये आज आपको मैंने कुछ आपको ऐसी चीजें बताई जो सिम्टम आपके मोटर और आपके इमोशन से रिलेटेड है। किससे, मोटर और इमोशन से रिलेटेड होते हैं। तो आज का आपका क्या पढ़ा आपने, आपने रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। वो रिवीजन ये है कि आपने पढ़ा डिसऑर्डर ऑफ इमोशन, इमोशन से रिलेटेड क्या क्या साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, या मोटर एक्टिविटी के अंदर अगर शरीर में देखें, बॉडी मूवमेंट में देखें तो क्या डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। तो साथियों आज मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आपसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर कोई इंसान, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है, इफ अ पर्सन इज washing his hands regularly due to anxiety, then what types of disorders are seen। अगर कोई इंसान बार बार हाथ धो रहा है तो उसके अंदर कौन से डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला मैं आपको बताता हूं, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं, डिसऑर्डर ऑफ थॉट। तीसरा बोलता हूं आपको बोथ, या चौथा आपको ऑप्शन देते हैं ओनली ए। आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट में जाके जरूर दीजिएगा कि अगर एक इंसान रेगुलरली हाथ धो रहा है, उसके दिमाग में ऐसा आ रहा है, तो उसका कौन से डिसऑर्डर के तहत अपन ये कर सकते हैं कि उसका डिसऑर्डर ऑफ मोटर है, या ये थॉट की प्रॉब्लम है, या बोथ है, या ए है। तो प्यारे साथियों आज की क्लास आपके लिए डिसऑर्डर्स के साइन एंड सिम्टम्स पे थी। ये वो बेसिक क्लासेस चला रहे हैं जिससे आपकी एक नींव मजबूत हो जाएगी, फिर हम एमसीक्यू करवाएंगे आपको और आप सिलेक्शन की तरफ चलेंगे। तो प्यारे साथियों आपके आरोग्यम बैच लेकर के आए हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी थ्योरी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है और हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक की आपको की जा रही है। तो रेगुलरली आप इसको क्या करें, पढ़ते रहिए, और पीडीएफ नोट्स जो हैं आपको यूट्यूब और ऐप दोनों के ऊपर से आपको मिल सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस।